तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर 3 के बारे में। दोस्तों ये एक यूनिवर्स है जिसके अंदर तकरीबन 4 पार्ट आ चुके हैं, 5वां पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। आज हम तीसरे पार्ट पर बात करेंगे, इसकी स्टोरी और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको देने वाले हैं। ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों पहले इसकी रेटिंग जान लेते हैं। तकरीबन रेटिंग इसकी IMDb 6.1 की थी और 40% रेड टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1 घंटा 44 मिनट टोटल इसकी लेंथ थी। इसके बारे में अब आगे चलकर मैं आपको और जानकारी देता हूँ। ट्रांसपोर्टर 3 फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर 3 2008 की फ्रेंच एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन ओलिविया मैक्टन ने किया है। ये ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की मूल त्रय में अंतिम किस्त है। जेसन स्टैथम और फ्रांकोइस बर्लैंड ने फ्रैंक मार्टिन और इंस्पेक्टर तारकोनी के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। फ्रैंक मार्टिन बिना किसी सवाल के पैकेज वितरित करने के अपने कम महत्वपूर्ण व्यवसाय को जारी रखने के लिए फ्रांस लौट आए। ट्रांसपोर्टर 3 ने $112 और 90 सेंट मिलियन की कमाई की, जिससे ये त्रय में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक संपादित करें। मियामी से फ्रेंच रिवेरा लौटने के बाद फ्रैंक मार्टिन अपने दोस्त इंस्पेक्टर टारकोनी के साथ मछली पकड़ने में असफल रहे, जिन्हें बाद में एक काले रंग की ऑडी A8 के बारे में फ़ोन आया जो फ्रांसीसी सीमा शुल्क से तेज गति से गुजरी और कार का पीछा करते हुए पुलिस से बच गई। जबकि टारकोनी ओडेसा में फ्रैंक को मौका देने के लिए मुख्यालय लौटता है, पर्यावरण एजेंसी के मंत्री लियोनिद टोमिलेंको को भ्रष्ट इकोकॉप अधिकारी जोनास जॉनसन से व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की धमकी मिलती है। रात में ऑडी एक घायल ट्रांसपोर्टर मैल्कम मेलविले के साथ फ्रैंक के घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसे फ्रैंक ने तब भेजा था जब उसने पिछली नौकरी से इनकार कर दिया था। जैसे ही पैरामेडिक्स मैल्कम को ले जाते हैं, फ्रैंक को ऑडी की पिछली सीट पर एक महिला मिलती है जो उसे कार से न ले जाने की चेतावनी देती है। वह उसे एक धातु का कंगन दिखाती है जिसे उसने और मैल्कम ने पहना हुआ है, जो वाहन से बहुत दूर जाने पर फट जाता है। फ्रैंक बाहर भागता है, लेकिन एम्बुलेंस सीमा से बाहर हो जाती है और विस्फोट हो जाता है, जिससे मैल्कम की मौत हो जाती है। इसके बाद जॉनसन के एक गुर्गे ने फ्रैंक को मार गिराया। जॉनसन फ्रैंक पर एक विस्फोटक कंगन रखता है, इस प्रकार उसे एक पैकेज और वैलेंटीना नामक महिला को बुडापेस्ट ले जाने के लिए मजबूर करता है। टोमिलेंको इकोकॉप के उस समझौते पर हस्ताक्षर को स्थगित करने के लिए बातचीत करता है जो जहाज को उसके देश में रसायनों के साथ अनुमति देगा। जबकि टारकोनी जॉनसन की प्रेरणाओं पर शोध करता है, फ्रैंक पाठ्यक्रम से हट जाता है और कंगन से निपटने की कोशिश करने के लिए एक गैराज का दौरा करता है। जॉनसन के आदमियों को हराने के बाद फ्रैंक का मैकेनिक मित्र ओटो कार पर लगे उपकरण को निष्क्रिय नहीं कर सका। बुडापेस्ट में जॉनसन ने फ्रैंक को बताया कि उसे निकाल दिया गया है। जॉनसन का एक आदमी वैलेंटीना के साथ ऑडी चुरा लेता है, इस प्रकार फ्रैंक को साइकिल से उसका पीछा करना पड़ता है और उन दोनों को वापस लाना पड़ता है। फ्रैंक और जॉनसन इसे समान करने के लिए सहमत होने के बाद जॉनसन उसे बुखारेस्ट भेज देते हैं, लेकिन टोमिलेंको के एजेंटों द्वारा संचालित एक काले मर्सिडीज बेंज ई क्लास द्वारा फ्रैंक और वैलेंटीना का पीछा किया जाता है। ट्रंक में पैकेज खोलने के बाद फ्रैंक को पता चलता है कि वैलेंटीना असली पैकेज है। फिर वैलेंटीना ने फ्रैंक की कार की चाबियां पकड़कर उसे बहकाया, जिसके परिणामस्वरूप वे यौन संबंध बनाने लगे। वैलेंटीना, जो टोमिलेंको की बेटी होने का खुलासा करती है, बताती है कि उसे इबीसा में नशीला पदार्थ दिया गया था और जॉनसन द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल करने के लिए मैल्कम द्वारा ले जाया गया था। जॉनसन उसे ओडेसा में पुनर्निर्देशित करता है, जहां वो और उसके लोग एक पुल पर उन्हें घेर लेते हैं। हालांकि वैलेंटीना को जॉनसन के पास पहुंचा दिया गया और उसका कंगन हटा दिया गया, जॉनसन के लोगों ने फ्रैंक की कार पर गोली चला दी। फ्रैंक जॉनसन को यह विश्वास दिलाकर कि वह मर चुका है, मूर्ख बनाते हुए पुल से झील में चला जाता है, लेकिन कार के टायरों की हवा का उपयोग कर एक उछालभरी डिवाइस को फुलाकर वह बच जाता है। ट्रेन में जॉनसन टोमिलेंको को वैलेंटीना से बात करने देता है और उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए 15 मिनट का समय देता है।
टार्कोनी और यूक्रेनी पुलिस द्वारा फ्रैंक और ऑडी को पुनः प्राप्त करने के बाद फ्रैंक ने अपना पीछा जारी रखा और जॉनसन और उसके लोगों वाली ट्रेन के ऊपर कार से कूद गया, जहां वो जॉनसन के सभी लोगों को बाहर ले गया, लेकिन जॉनसन पर हमला नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत दूर था। उसकी गाड़ी। जॉनसन द्वारा ट्रेन के कैब को अलग करने के बाद फ्रैंक अपनी कार को कैब में चढ़ाता है और जॉनसन की पिटाई करता है, उसे कंगन से बांधता है और उसकी कार को रिवर्स में भेज देता है। जॉनसन छूट जाता है, लेकिन कैब के अंदर अनिवार्य रूप से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फ्रैंक मलबे में वेलेंटिना के साथ फिर से मिलता है। टार्कोनी से यह सुनने पर कि वेलेंटिना सुरक्षित है, टोमिलेंको ने अपने व्यावसायिक सम्मेलन के लिए जाने से पहले इकोकॉप अनुबंधों को फाड़ दिया। मालवाहक जहाज पर पुलिस ने छापा मारा और यूक्रेनी तटों से दूर भेज दिया, जबकि फ्रैंक और टार्कोनी मार्सिले में मछली पकड़ने के लिए लौट आए। वेलेंटिना, जो उनके साथ नाव में है, सुझाव देती है कि वे इसके बजाय पास के रेस्तरां में खाना खाएं। कास्ट करें, संपादित करें। फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टैथम, वेलेंटिना टोमिलेंको के रूप में नतालिया रुदाकोवा, इंस्पेक्टर टार्कोनी के रूप में फ्रांकोइस बर्लैंड, जोनास जॉनसन के रूप में रॉबर्ट नेपर, लियोनिद टोमिलेंको के रूप में जेरोइन क्राबे, लियोनिद के सहयोगी के रूप में एलेक्स कोबोल्ड, लियोनिद के सचिव के रूप में कटिया तेंको, मैल्कम मैनवेल के रूप में डेविड अतराची, यान सुंदरबग एफआर ध्वज के रूप में, आइस के रूप में एरिक एबॉनी, ड्राइवर मार्केट के रूप में डेविड कम्मैनोस, सिल्वियो सिमैक यह माइटी जो के रूप में, ठग ड्राइवर के रूप में ऑस्कर रिलायर, ओटो के रूप में टिमो डियरकेस, यूक्रेनी पुलिसकर्मी के रूप में इगोर कोम्पैन, पॉल बैरेट कप्तान के रूप में, मेट के रूप में एलिफ जैक, हत्यारे ड्राइवर के रूप में मिशेल न्यूगाटन सगे, यूरी के रूप में फरीद एल्क्वाडी, विशालकाय के रूप में सेमी शिल्ट। उत्पादन संपादित करें। नतालिया रुदाकोवा को ल्यूक बेसन ने सड़क पर देखा जब वह न्यूयॉर्क शहर के हेयर सैलून में अपनी नौकरी के लिए जल्दी जा रही थी। उन्होंने 6 महीने की अवधि में 25 अभिनय प्रशिक्षणों के लिए भुगतान किया और भूमिका मिलने से पहले उन्हें पेरिस में ऑडिशन के लिए ले आए। 4 रोजर एबर्ट ने उन अग्रणी महिलाओं की दुर्लभता पर ध्यान दिया जिनके चेहरे पर अत्यधिक झाइयाँ होती हैं। 5. शुरुआत में फ्रांस में शूटिंग 16 सप्ताह तक चलने की उम्मीद थी। इसे ओडेसा, यूक्रेन में भी फिल्माया गया था। 6. रिलीज संपादित करें। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, ट्रांसपोर्टर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बजाय लायंसगेट फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने $12 मिलियन के साथ 7वें नंबर पर शुरुआत की। 7 फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $31 और 70 सेंट मिलियन और अन्य देशों में $77 3 मिलियन की कमाई की, साथ ही दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई की, जिससे ये ट्रांसपोर्टर त्रय में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 3 ट्रांसपोर्टर 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 मार्च 2009 को डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज किया गया था। 1108,030 इकाइयां बेची गईं, जिससे $19 और 70 सेंट मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। 8 आइकॉन फिल्म्स ने यूके और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म वितरित करने के अधिकार खरीदे। 9. स्वागत संपादित करें। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 115 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 4.8/10 की औसत रेटिंग के साथ 40% अनुमोदन रेटिंग दी। साइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में कहा गया है, ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइज में यह मध्यम किस्त अपने पूर्ववर्तियों से कुछ कदम नीचे है, जिसमें सामान्य स्टंट और ऊर्जा की कमी है। 10 मेटाक्रिटिक पर 26 आलोचकों के आधार पर इसका औसत स्कोर 100 में से 51 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 11 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी घटाव का औसत ग्रेड दिया। 12
रोजर एबर्ट ने अधिक स्थिर दृश्यों के लिए अस्थिर कैम को किनारे करने के लिए मैगाटन के निर्देशन की प्रशंसा की और स्टैथम को एक शानदार एक्शन हीरो के रूप में पाया। इसे एक पूरी तरह से स्वीकार्य मस्तिष्कहीन एक्शन थ्रिलर कहा, जो हमें जटिल दृश्यों पर बहुत अधिक विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आई कैंडी के रूप में चूसना बेहतर होता। 5 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम ने फिल्म को बी ग्रेड का दर्जा दिया, ये देखते हुए कि कैसे कथानक पिछले प्रयासों के समान है, लेकिन कहा कि यह बिना किसी दिखावे के अपने फॉर्मूले पर अच्छा प्रदर्शन करती है। 13 द ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क सेवलोव ने कहा, ट्रांसपोर्टर 3 बहुत ही मूर्खतापूर्ण मज़ा है, सबसे अच्छे या सबसे खराब इस तरह की चीज़ के प्रति आपकी सहनशीलता के आधार पर अर्थ में। 14 एवी क्लब के स्कॉट टोबियास ने कहा कि फिल्म पहली 2 ट्रांसपोर्टर फिल्मों द्वारा निर्धारित मानकों से कम है, लेकिन एक्शन दृश्यों और स्टैथम और के बीच अच्छी केमिस्ट्री के लिए स्पीड लाइक ब्रेसलेट नौटंकी की प्रशंसा की। रुदाकोवा ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि ये समय गुजारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बस मुश्किल से। 15 द वॉशिंगटन पोस्ट के माइक मेयो ने इसे अप्रत्याशित रूप से हास्यास्पद श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ कहा। कार्टूनिस्ट वाहनों के स्टंट और लड़ाई के दृश्यों में अतिसक्रिय संपादन की ओर इशारा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कुल मिलाकर उत्पादन में पॉलिश और गति है। निर्माता सह लेखक ल्यूक बेसन का काम जाना जाता है। सामग्री की कमी के बारे में कोई भी शिकायत व्यर्थ है। 16 IGN के जिम वेजवोडा ने लिखा है कि ट्रांसपोर्टर 3 को कुछ चतुराई से संभाले गए एक्शन दृश्यों के लिए कुछ अंक मिलते हैं, लेकिन रोमांटिक सबप्लॉट और क्रैंक के लिए सिर हिलाना अंततः फिल्म को कमजोर कर देता है। 17 नाउ के नॉमन विल्नर ने पिछली फिल्मों के कार स्टंट और जिम्नास्टिक पंच अप के बीच अच्छा संतुलन की कमी और स्टैथम को हाथ से हाथ की लड़ाई वाले दृश्यों की तुलना में अधिक ड्राइविंग दृश्यों को करने के लिए मजबूर करने के आधार की आलोचना की और निष्कर्ष निकाला कि ये है उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग नहीं। 18 स्लैंट मैगजीन के जेरेमिया किप ने फिल्म निर्माताओं द्वारा उनके समग्र दृश्य सौंदर्य के लिए कार विज्ञापनों की अल्ट्रा स्लीक, सेक्सी शीन, निरर्थक शैली का उपयोग करने और गोल्डफिंगर में शॉन कॉनरी के जेम्स बॉन्डर की तरह स्टैथम के शुष्क हास्य की आलोचना की। 19 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने फिल्म की एक्शन स्थिति को धोखा देने के लिए समग्र कथानक संरचना और नीरस गति की आलोचना करते हुए कहा, आप जानते हैं कि एक श्रृंखला तब मुसीबत में होती है जब वो अपने ही आधार का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। 20 जेम्स बेराडिनेली ने स्टैथम और उनके लड़ाई दृश्यों की सराहना करते हुए इसे श्रृंखला में सबसे निराशाजनक प्रविष्टि कहा, जिसने कभी भी स्तर को बहुत ऊंचा नहीं रखा, लेकिन एक्शन दृश्यों और एक्शन दृश्यों के साथ फिट होने की कोशिश करने वाले निरर्थक कथानक की आलोचना की। कार का पीछा करना खाली मनोरंजन के रूप में सामने आ रहा है, जिसका निष्कर्ष ये है कि ट्रांसपोर्टर 3 इस बात का प्रमाण है कि ब्रेन डेड एक्शन फिल्में ऑस्कर सीजन के साथ साथ गर्मियों के दौरान भी सिनेमाघरों में पाई जा सकती हैं। पहली 2 ट्रांसपोर्टर फिल्मों के प्रशंसकों को संभवतः यह मिलेगी एक ध्यान भटका रहा है, हालांकि यह गलत दिशा में एक कदम है। दूसरों को आश्चर्य होगा कि इतनी असंबद्ध और खराब पटकथा वाली फिल्म कैसे बन सकती है। 21 रुदाकोवा के प्रदर्शन का आमतौर पर आलोचकों द्वारा उपहास किया गया था। भूमिका के लिए पारंपरिक रूप से आकर्षक न होने के बावजूद बेराडिनेली ने उनकी यौन अपील की सराहना की, लेकिन महसूस किया कि उनकी अंग्रेजी प्रस्तुति ध्वन्यात्मक पाठन की तरह थी। 21 वेजवोडा ने इसे अब तक की सबसे शानदार पहली फिल्म में से एक कहा और स्टैथम के साथ उनके रोमांटिक दृश्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे विशेष रूप से आकर्षक या सेक्सी नहीं थे। 17 इसके विपरीत एबर्ट ने कहा कि जब व्यक्तित्व की बात आती है तो रुदाकोवा कोई बोनी हंट नहीं है। वह लड़खड़ाती है, थपथपाती है, खिड़की से बाहर देखती है और फिर भी ट्रांसपोर्टर से प्यार करने लगती है। कुछ पूर्णतावादी निस्संदेह उसके अभिनय की आलोचना करेंगे। मैं उसके अभिनय को धिक्कारता हूँ। उन झाइयों को देखो। मैं कभी भी झाइयों से संतुष्ट नहीं हो सकता।
5 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पीटर हाटलाब ने उन्हें फिल्म के लिए परफेक्ट महिला पाया। उन्होंने बताया कि उनमें डेनिस द मेनेस की झाइयाँ, लाल बाल और अर्ध पागल व्यवहार है और उनमें आपके प्राइम्ड की प्लास्टिक हॉटनेस की कमी है। अब बॉन्डर गर्ल। ओलिविया मैगाटन, जन्म ओलिविया फोंटाना, 6 अगस्त 1965, एक फ्रांसीसी निर्देशक, लेखक और संपादक हैं जिन्होंने द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, कोलंबियाना, टेकन 2 और टेकन 3 फिल्मों का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। फोंटाना का जन्म हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 20 साल बाद पेरिस में हुआ था और कलात्मक नाम मैगाटन का उनका चुनाव इसी से प्रभावित था। वो पेरिस के एक भोज में पले बढ़े और मनोविज्ञान में डिप्लोमा के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद एक ग्राफिक कलाकार के रूप में सक्रिय थे और भित्तिचित्र कला में भी माहिर थे। संगीत वीडियो निर्देशक जीन बैप्टिस्ट मोंडिनो से मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 फोंटाना ने फीचर फिल्मों का निर्देशन करने से पहले सबसे पहले शॉर्ट्स और वीडियो क्लिप बनाना शुरू किया। 5. वह इतालवी मूल का है। 6. करियर। फोंटाना ने एग्जिट, द रेड सायरन, ट्रांसपोर्टर 3, टेकन 2 और टेकन 3 का निर्देशन किया है। 7. उन्हें लियोन की अगली कड़ी मैथिल्डा का निर्देशन करने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने राय व्यक्त की कि फिल्म बनने की संभावना नहीं थी। 8. उन्होंने फिल्म हिटमैन के लिए दूसरी यूनिट के निर्देशक के रूप में भी काम किया। फिल्म निर्देशन में उनकी ट्रेडमार्क तकनीक में जानबूझकर कैमरावर्क और संपादन को भटकाना शामिल है। 9. फिल्म निर्माण के अलावा फोंटाना अपने उपन्यास के बाद एक प्रकाशित लेखक भी हैं, जिसका शीर्षक ले फैक्टर ह्यूमन, द ह्यूमन फैक्टर है, जो 1998 में रिलीज हुआ था। 5. 2021 में फोंटाना मॉन्स्टर्स नामक एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जारी करने के लिए फिल्म निर्माण में लौट आए। इनसाइड, द 24 फेसेस ऑफ बिली मिलिगन डॉक्यूमेंट्री को रिलीज के तुरंत बाद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के संबंध में कलंक के लिए आलोचना मिली। फिल्मोग्राफी। फीचर फिल्में। निदेशक उदास 1998, बाहर निकलें 2000, द रेड सायरन 2002, लेखक भी, ट्रांसपोर्टर 3 2008, कोलंबियाना 2011, लिया गया 2 2012, लिया गया 3 2014, अमेरिकी अपराध के अंतिम दिन 2020, दूसरी इकाई के निदेशक, हिटमैन 2007, ट्रांसपोर्टर 3 2008, लघु फिल्में। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, टिप्पणियाँ। 1996 कठोर, व्यवहारिक, हाँ नहीं। 1998 कोई सुखद अंत नहीं, हाँ हाँ। मुझे एक भी मौका नहीं मिला, हाँ हाँ, संपादक भी। 2002 कोशस्थ कीट, हाँ हाँ, वृत्तचित्र, लघु। 2007 एनजी, हाँ हाँ। टेलीविजन। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक। 1997 एक नृत्य, एक गीत, हाँ नहीं। 1999 हिस्टोरिस डी ऑब्जेक्ट्स, हाँ नहीं। चंब्रे एन डिग्री 13, हाँ नहीं। 2001 लेस रिडाउटेबल्स, हाँ नहीं। 2006 सेबल नॉयर, हाँ हाँ। 2021 अंदर के राक्षस, बिली मिलिगन के 24 चेहरे, हाँ नहीं। रॉबर्ट मार्क कामैन, जन्म 9 अक्टूबर 1947, एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं, जिन्हें द कराटे किड फ्रेंचाइज के निर्माता के रूप में जाना जाता है। साथ ही फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन के साथ उनके बाद के सहयोग के लिए भी जाना जाता है, जिसमें द फिफ्थ एलिमेंट, मूल रूप से तैयार, की पटकथा भी शामिल है। बेसन और ट्रांसपोर्टर और टेकन फ्रेंचाइजी। अब वह कैलिफोर्निया के सोनोमा के पास अपने अंगूर के बागानों से वाइन का उत्पादन करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कामैन का जन्म 1947 में हुआ था। वह न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में पले बढ़े। उन्होंने 1969 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 उन्होंने अपनी पीएचडी प्राप्त की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अमेरिकी अध्ययन में। 3 करियर। कामैन फ्रांसीसी लेखक और निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी हैं, जिन्होंने द फिफ्थ एलिमेंट,
द ट्रांसपोर्टर और टेकन श्रृंखला का सह निर्माण किया। दोनों ने पहली बार नताली पोर्टमैन और जीन रेनो की थ्रिलर द प्रोफेशनल में एक साथ काम किया। द फिफ्थ एलिमेंट की सफलता के बाद बेसन ने कामैन को यूरोप में एक मिनी स्टूडियो बनाने के अपने लक्ष्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी जो यात्रा करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, आप जानते हैं, एक्शन फिल्में। 4. कराटे बच्चा। कराटे किड कामैन के जीवन पर आधारित एक अर्ध आत्मकथात्मक कहानी है। जब कामैन 17 वर्ष के थे, तब 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले के बाद गुंडों के एक गिरोह ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 5. कामैन अपने पहले शिक्षक से नाखुश थे जिन्होंने मार्शल आर्ट को हिंसा और बदला लेने के उपकरण के रूप में पढ़ाया था। 5. वह एक ऐसे शिक्षक के अधीन ओकिनावान गोजू रयू कराटे का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े जो अंग्रेजी नहीं बोलता था, लेकिन खुद चोजुन मियागी का छात्र था। 5. एक हॉलीवुड पटकथा लेखक के रूप में कामैन का मार्गदर्शन फ्रैंक प्राइस ने किया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि निर्माता जेरी वेंट्राब ने एक एकल मां के छोटे बच्चे के बारे में एक समाचार लेख का विकल्प चुना था, जिसने पड़ोस के गुंडों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए ब्लैक बेल्ट अर्जित किया था। इसके बाद कामैन ने अपनी जीवन कहानी को समाचार लेख के साथ जोड़ा और द कराटे किड की पटकथा तैयार करने के लिए दोनों का उपयोग किया। 5. डीसी कॉमिक्स में कराटे किड नामक एक पात्र था। फिल्म निर्माताओं को पहली फिल्म और उसके बाद के सीक्वल के लिए शीर्षक का उपयोग करने के लिए 1984 में डीसी कॉमिक्स से विशेष अनुमति प्राप्त हुई। 6. अंगूर के बागान। दोस्तों इसने जो कलेक्शन किया था उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, उससे पहले इसका बजट जान लेते हैं। बजट तकरीबन 26 मिलियन से तकरीबन एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 40 मिलियन तक पहुंच चुका था। और इसने जो कलेक्शन किया था, एक तरह से जो बॉक्स ऑफिस पर इसका जो कलेक्शन था 112.9 मिलियंस का था। बाकी OTT राइट्स इसके अमेज़ॉन प्राइम ने खरीदे हैं। बाकी आप इसे यूट्यूब या एक तरह से प्ले मूवीज़ पर जाकर इसे रेंट पे लेकर भी आप देख सकते हो। यदि आपने OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप वहाँ पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। बाकी इसके 5वें पार्ट के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन इसका जो 5वां पार्ट है 2024 के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी कोई टीज़र या ट्रेलर अभी तक आउट नहीं किया गया है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बारे में आगे और जानकारी मैं आपको देता हूँ। ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच, LYKBS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें उनकी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994 और अंग्रेजी भाषा की द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र के सीजे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने अपनी विज्ञान फाई एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2014 की साइंस फाई एक्शन फिल्म लूसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स को लिखा और निर्देशित किया। 1980 में अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर लेस फिल्म्स डू डॉफिन रखा गया। इसे 2000 में हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पियरे एंजले पोगम FR के साथ यूरोपाकॉप की सह स्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता पिता दोनों क्लब में स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इस परिवेश से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीवविज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिजॉर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे तो परिवार फ्रांस लौट आया।
उनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में कहा, यहाँ 2 परिवार हैं और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र खराब स्मारिका हूँ जो काम नहीं करती। और अगर मैं गायब हो जाऊं तो सब कुछ सही है। अस्तित्व का क्रोध यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मरने जा रहा हूँ। 3. 17 साल की उम्र में बेसन के साथ एक गोताखोरी दुर्घटना हुई जिसके कारण वो गोता लगाने में असमर्थ हो गया। 2000 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर की पसंद को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ डाल दिया जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वे सभी चीजें जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे छवियां पसंद हैं, मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में जानने के लिए मुझे एक सेट पर जाना चाहिए। और मेरा एक दोस्त एक लड़के को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था। ये सच है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने वापस गया और उन्हें बताया कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूँ और स्कूल बंद कर दूंगा और अलविदा। और मैंने ऐसा किया। इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई और यह बहुत बहुत बुरा था। मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई। वास्तव में यही मेरी मुख्य चिंता थी, ये दिखाने में सक्षम होना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। 5. करियर। बेसन ने कथित तौर पर किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत के कारण उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के रूप में विकसित हुई। उनकी पृष्ठभूमि भी शामिल थी, जो उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी, 6, जो कि किशोरावस्था में उनके द्वारा पढ़ी गई फ्रांसीसी कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामैन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सह-लेखन किया। 7. 18 साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग को समझने के लिए फिल्म में छोटी-मोटी नौकरियां कीं। उन्होंने क्लाउड फराल्डो और पैट्रिक ग्रैंडपैरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में, एक कमीशन डॉक्यूमेंट्री और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8 इसके बाद वो 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लाउप रखा, फिर इसे बदलक लेस फिल्म्स डू डॉफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उनसे अपनी पहली लघु फिल्म एल अवंत डनियर के लिए स्कोर बनाने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की हैं, जिनमें टैक्सी श्रृंखला 1998 2007, ट्रांसपोर्टर श्रृंखला 2002-2008, रॉबर्ट मार्क कामैन के साथ एक और सहयोग, और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन शामिल हैं। और उजागर। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो कामैन के साथ सह-लिखित थीं और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत थीं, बड़ी सफल रही हैं। टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई है। उद्धरण वांछित बेसन ने पेरिस 2012 ओलंपिक बोली के लिए प्रचार फिल्म का निर्माण किया। 9. 2000 कांस फिल्म महोत्सव में बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लूमियरस पुरस्कार 10 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता। 11 उन्हें उनकी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994, 12 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999
के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सेसर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 13 फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डनियर कॉम्बैट 1983, 14 सबवे 1985, 15-16 द बिग ब्लू 1988, 7 ला फेम निकिता शामिल हैं 1990 और लियोन द प्रोफेशनल 1994। 16 सिनेमा डू लुक। राफेल बेसन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचक बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत करते हैं। 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत तक निर्मित एक विशिष्ट अत्यधिक दृश्य शैली। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इसी शैलीगत स्कूल का माना जाता है। ये शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा एंड डिग्री 449 में एक निबंध में गढ़ा गया था। 18 प्रयोगात्मक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव नोवेल वेग निर्देशकों के मित्र बासन ने बेसन को जीन जैक्स बैनिक्स और लेओस कैरेक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में समूहित किया, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। इन निर्देशकों को बाद में आलोचनात्मक रूप से विषय पर शैली और कथा पर तमाशा पसंद के रूप में वर्णित किया गया। 19 बेसन और इस प्रकार वर्गीकृत अधिकांश फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की न्यू वेव से की। जीन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांकोइस ट्रूफोट मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यह उस समय का सबसे उन्नत माध्यम था। बेसन ने 1985 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक साक्षात्कार में कहा, आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, अधिक विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका स्वरूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित किया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमारा जुनून ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिला देगा। 20 बेसन ने आंग सान सू की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमिएरे का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। 21 कार्य। बेसन की कई फिल्मों ने आलोचनात्मक नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ऐसी ही एक रिलीज थी ले ग्रैंड ब्लू। इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून ने बेसन की 2007 की प्रोफाइल में लिखा है, जब 1988 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग नाइट पर फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो इसे बेरहमी से पीटा गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यह एक धमाका था। युवा लोगों द्वारा गले लगाए जाने के बाद जो इसे दोबारा देखने के लिए आते रहे, फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्द ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी फिल्म जनरेशन कहते हैं, जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था। 3 बेसन ने आर्थर श्रृंखला बनाई, जिसमें आर्थर और मिनिमॉय, आर्थर और फॉरबिडन सिटी, आर्थर और माल्टजार्ड का प्रतिशोध और आर्थर और 2 दुनियाओं का युद्ध शामिल है। उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का रूपांतरण था। लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली एक फिल्म, इसे यूके और यूएस में रिलीज किया गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। आलोचनात्मक मूल्यांकन। बेसन को सबसे हॉलीवुड फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं के रूप में वर्णित किया गया है। बाय स्कॉट टोबियास ने लिखा है कि उनकी स्मार्ट, कमर्शियल एक्शन फिल्में इतनी अदला बदली योग्य थीं, ड्रग्स, फूहड़ता, हंसते हुए सुपरविलेनी और हांगकांग शैली के प्रभाव की प्रत्येक नई परियोजना शायद शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है। 23 अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड वाइट ने एक्शन फिल्म को निखारने और क्रांति लाने के लिए बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बेसन ने अपने पात्रों के संघर्ष को मानवीय पतन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया है। 24 व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हो चुकी है,
सबसे पहले 1986 में अभिनेत्री एनी पैरेलाउड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ था। पैरेलाउड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया था। 1991 में उनका तलाक हो गया। बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक माविन ले बेस्को थीं, जिनके साथ उन्होंने तब डेटिंग शुरू की जब वो 32 वर्ष के थे और वह 15 वर्ष की थीं। 25 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की जब 16 वर्षीय ले बेस्को अपनी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थी, जिसका जन्म 3 को हुआ था। जनवरी 1993। 26 ले बेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क व्यक्ति और 12 वर्षीय लड़की के बीच भावनात्मक संबंध शामिल था। 25 उनका विवाह 1997 में समाप्त हो गया, जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच के साथ जुड़ गए। उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को 21 वर्षीय जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे। 1999 में उनका तलाक हो गया। 28 अगस्त 2004 को 45 साल की उम्र में बेसन ने 32 साल की फिल्म निर्माता वजिनी सिला से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। 28 बलात्कार का आरोप। 2018 में वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स में दिखाई देने वाली अभिनेत्री सैंड वान रॉय ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 29 निर्देशक के वकील थियरी मारम्बट ने कहा कि बेसन ने इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता है, जिसके प्रति उसने कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 30-31 फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला हटा दिया। 32 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। 33 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं हुए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व है, विशेषता नहीं। 34 अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 35 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से बरी कर दिया गया था। यह फैसला वान रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उन्हीं आरोपों पर मुकदमा चलाने से रोकता है। 36 एक पूर्व सहायक, सिटी डू सिनेमा स्टूडियो के 2 छात्र और बेसन के यूरोपाकॉप के एक पूर्व कर्मचारी सहित कई अन्य महिलाएं, जो सभी गुमनाम रहना चाहती थीं, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 37 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि का मुकदमा टाल दिया। उनकी कहानियों का प्रयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। 38-39 चयनित फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख ल्यूक बेसन फिल्मोग्राफी। एल अवंत डेनिया 1981, ले डेनिया कॉम्बैट 1983, सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988, ला फेम निकिता 1990, अटलांटिस 1991, लियोन द प्रोफेशनल 1994, पांचवां तत्व 1997, द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999, एंजल ए 2005, आर्थर एंड द इनविजिबल्स 2006, लिया गया 2008, आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्साड 2009, एडिल ब्लैंक सेक का असाधारण रोमांच 2010, आर्थर 3 2 दुनियाओं का युद्ध 2010, द लेडी 2011, परिवार 2013, लूसी 2014, वेलेरियन और हजारों ग्रहों का शहर 2017, अन्ना 2019, डॉगमैन 2023, विरासत और सम्मान।
बेसन के पुरस्कारों में 1983 में ले डनियर कॉम्बैट के लिए ब्रसल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार, फैंटास्पोटो ऑडियंस जूरी अवार्ड स्पेशल मेंशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शामिल हैं। इटालियन नेशनल सिंडिकेट ऑफ फिल्म जर्नलिस्ट्स सिल्वर रिबन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदेशी फिल्म, ला फेम निकिता के लिए 1990, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए एलेक्जेंडर कोर्डा पुरस्कार, नील बाय माउथ 1997 और द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीजर पुरस्कार। 7. बेसन को 2016 में इंकपॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 40. फिल्म कंपनी। मुख्य लेख यूरोपाकॉप। 2000 में बेसन ने पियरे एंजले पोगम के साथ यूरोपाकॉप की सह स्थापना करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को हटा दिया, जिसके साथ उन्होंने 1985 से अक्सर काम किया था। ले पोगम तब गौमोट के साथ वितरण निदेशक थे। यूरोपाकॉप ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण के साथ कई अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के आधार पर मजबूत वृद्धि हासिल की है। इसकी पेरिस, नॉर्मंडी और हॉलीवुड में उत्पादन सुविधाएं हैं और यह जापान और चीन में वितरण साझेदारी स्थापित कर रहा है। संगीत वीडियो। पुल मरीन, इसाबेल अज्जानी 1983। मोन लीजियोनेयर, सर्ज गेंसबर्ग 1988। क्यू मोन कूर लाचे, माइलिन फॉर्मर 1992। लव प्रोफ्यूशन, मैडोना 2003। ल इम्पेसे, केरी जेम्स। आई फील एवरीथिंग, कारा डेलेविंग्ने 2017। कैमिली डेलमारे एक फ्रांसीसी फिल्म संपादक और निर्देशक हैं, जिन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और ब्रिक मैंशंस के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर 3 और टेकन 2 सहित अन्य फिल्मों का संपादन किया। करियर। 2014 में डेलमारे ने पॉल वॉकर, डेविड बैले और रजा अभिनीत एक्शन फिल्म ब्रिक मैंशन से निर्देशन की शुरुआत की। ये ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामैन द्वारा लिखा गया था और 23 अप्रैल 2014 को जारी किया गया था। 2015 में डेलमारे ने एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड का निर्देशन किया, जो ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी का रीबूट था। 3 फिल्म में एड स्क्रेन और रे स्टीवेंसन हैं और इसे रिलेटिविटी मीडिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज किया गया था। स्वा बर्लैंड, फ्रांसीसी, एफेस्वा ब्ले, जन्म 22 अप्रैल 1952, एक फ्रांसीसी अभिनेता हैं। वह कैनाल जोड़ द्वारा निर्मित द ऑफिस के फ्रांसीसी संस्करण, ले बयूरो में अधिकारी प्रबंधक और डेविड ब्रेंट के समकक्ष गायल स्ट्रिकेट की भूमिका निभाते हैं। वह 2002 की फिल्म द ट्रांसपोर्टर में टारकोनी नाम के फ्रांसीसी कमिश्नर के रूप में भी दिखाई दिए, जो एक सक्रिय और ईमानदार पुलिस अधिकारी है, जो फ्रैंक मार्टिन, जेसन स्टैथम का परिचित है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3 के सीक्वल और टीवी श्रृंखला में भूमिका दोहराई। प्रारंभिक जीवन। बर्लैंड का जन्म पेरिस, फ्रांस में हुआ था। एक अर्मेनियाई पिता और एक फ्रांसीसी माँ का बेटा। 11 साल की उम्र तक उसके बचपन को उसके पिता ने बताया था कि बर्लैंड अदृश्य आदमी का बेटा था। 3. करियर। 2004 के कांस फिल्म समारोह में बर्लैंड। बिजनेस स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लिया, कुछ हद तक अपनी इच्छा के विरुद्ध। उनकी पहली स्टेज भूमिका सुर उन्हें प्लेज डे ल ऑयस्ट, पश्चिम में एक समुद्र तट पर नामक नाटक में थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने तानिया बालाचोवा के साथ नाटक कक्षाओं में दाखिला लिया और फिर डैनियल से मुलाकात की, एक निर्देशक जिसके तत्वावधान में उन्होंने 1974 से 1981 तक काम किया, मुख्य रूप से समकालीन क्लासिक्स की 1 दर्जन प्रस्तुतियों में भाग लिया। बर्लैंड ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में 1980 के दशक की सफल कॉमेडी में सहायक भूमिकाओं के साथ की। अत्यधिक प्रशंसित सहायक भूमिकाओं की एक श्रृंखला के बाद, जिसमें माई स्मॉल बिजनेस भी शामिल है, जिसके लिए उन्होंने 2000 में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सीजर पुरस्कार जीता, उन्होंने गुइलाम कैनेट की फिल्म माई आइडल में अपनी पहली प्रमुख भूमिका जीती, जिसने उनका नाम और प्रसिद्धि दिलाई। व्यापक जनता।
इसके लिए बर्लैंड अपनी पूर्व प्रेमिका अभिनेत्री निर्देशक निकोल गाजिया को धन्यवाद देते हैं। मार्टिनेट ली में उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। ये भूमिका उन्होंने स्क्रीन पर कई बार निभाई है। ला बेलिस, लेस मोइस डी एविल सोंट म्यूटियर्स, डेरेक रेमंड के उपन्यास द डेविल्स होम ऑन लीव पर आधारित, मार्चे ए ल ओम्ब्रे, छाया में चलना, द बैट, द डेथ द चाइनीज, फ्रेड, द स्माइल ऑफ द क्लाउन, ने ले डिस ए पसन, टेल नो वन, ट्रांसपोर्टर 1, 2 और 3 के लिए आंशिक रूप से धन्यवाद। ठंडी, दूर की और भेदने वाली निगाहें। बर्लैंड अक्सर सैन्य किरदार निभाते हैं। द होस्टेज ऑफ यूरोप, स्टेला, लेस मिल्स, कैप्टन कॉनन, द प्रिंस ऑफ द पैसिफिक। उन्होंने सेवेंथ हेवन में एक जासूस, फॉलो दिस प्लेन, पादरी, एयू रिवॉल लेस एनफेंस और मनोचिकित्सक की भूमिका भी निभाई है। ये फिल्म वास्तव में 1997 के अंत में जनता के सामने उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। उन्होंने 2006 में अपने बचपन के बारे में एक किताब ले फिल्स डे ल होमे इनविजिबल, द सन ऑफ द इनविजिबल मैन जारी की। व्यक्तिगत जीवन। बर्लैंड 12 वर्षों तक फ्रांसीसी अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक निकोल गाजिया के साथ रिश्ते में थे। 4. वह एलेक्सिया स्ट्रेसी के साथ दीर्घकालिक संबंध में रहे हैं। उनके जुड़वां बच्चे एडेल और लुसी का जन्म दिसंबर 2008 में हुआ था। वह 2 बड़े बच्चों, मार्टिन, जन्म 1979 और फैनी, जन्म 1983 के पिता भी हैं। वह मार्टिन के बेटे एलियोस, जन्म 2013 के दादा हैं। 5. रंगमंच। वर्ष, शीर्षक, लेखक, निदेशक, टिप्पणियाँ। 1973 ले चैंपियन डे ला फैम फ्रांच काफ्का डैनियल बेनोइन। लेस कॉबैक्स हेनरी बेक डैनियल बेनोइन। 1974 डॉयचेस रिक्वीम पियरे बॉर्गेडे डैनियल बेनोइन। महाशय डी पोज्युग्नैक मोलियरे डैनियल बेनोइन। 1975 वॉइजेक जॉर्ज बुचनर डैनियल बेनोइन। 1977 बाल्ड सोप्रानो यूजीन यूनेस्को डैनियल बेनोइन। 1979 अपनी खुशी छिपाओ, जीन पैट्रिक मैंचेटे डैनियल बेनोइन। 1985 हरनानी विक्टर ह्यूगो एंटोनी विटेज। 1986 मैडम डी साडे युकियो मिशिमा सोफी लोकाचेव्स्की। 1987 लेस डेसोसिस लुई चार्ल्स सिरजैक सोफी लोकाचेव्स्की। मोट डे जुडास, ले पॉइंट डे व्यू डे पोन्स पिलाटे पॉल क्लाउडेल सोफी लोकाचेव्स्की। 1990 ला डेम डे चेज मैक्सिम जॉर्जेस फेडियो एलेन फ्रैंकन। पार्टेज डे मिडी पॉल क्लाउडेल ब्रिगिड जैक्स वाजमैन। 1994 घर वापसी हेरोल्ड पिंटर बर्नार्ड मुरात। 1999 जीवनी एंड ज्यू मैक्स फ्रिस्क फ्रेडरिक बेलिया गाजिया। 2002 एल एनफेंट करते हैं जीन क्लाउड ग्रुमबर्ग जीन मिशेल रिब्स। 2003 चीनी कॉफी इरा लुइस रिचर्ड बेरी। 2007 ल अर्ब्रे डे जॉय लुई मिशेल कोला और डेविड खायत क्रिस्टोफ लिडोन। फाइजन्स एंड रेव सच्चा गुइट्री बर्नार्ड मुरात। 2008 बटेलिस रोलन टोपोर और जीन मिशेल रिब्स। टेलर डेम्स डालो जॉर्जेस फेडियो बर्नार्ड मुरात। 2009 वाक्य प्रावधान जेरल्ड ऑबर्ट बर्नार्ड मुरात। 2011-2013 एक प्रकार का नाच सच्चा गुइट्री बर्नार्ड मुरात। 2012 ले डिंडन जॉर्जेस फेडियो बर्नार्ड मुरात। बॉन्स बाइसेस डी मनोल्ट देवा। 2013-2015 नीना आंद्रे रूसिन बर्नार्ड मुरात। 2014-2015 ड्यूक्स होम्स ने नस के बारे में बताया सेबेस्टियन थियरी लादिलास चोलट नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मोलियरे पुरस्कार। 2015-2016 मोमो सेबेस्टियन थियरी लादिलास चोलट। 2016 आप ससफ्रास की शाखाओं से बाहर निकले रेने डे ओबाल्डिया बर्नार्ड मुरात। मोई एट फ्रांकोइस बी क्लेमेंट गाये स्टीफन हिलल। 2017 रामसेस द्वितीय सेबेस्टियन थियरी स्टीफन हिलल। 2019 तुरंत दोहराएं फैब्रिस रोजर लैंड बर्नार्ड मुरात। फिल्मोग्राफी। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, निदेशक, टिप्पणियाँ।
1977 औ प्लेसर डेड्यू एक अतिथि रॉबर्ट माजोयर टीवी लघु श्रृंखला। 1979 मार्टिनेट लिया इंस्पेक्टर एलेन कैवेलियर। छोटा गांव रेनाडो, ओसरिक, मर्सेल्स रेनॉड सेंट पियरे टीवी फिल्म। 1980 ला कैंटाट्रिस चाउवे एम स्मिथ अलेक्जेंड्रे टाटा टीवी फिल्म। 1981 लेस होम्स लेस ग्रॉस को प्राथमिकता देते हैं जूलियन जीन मैरी पोयरे। एक अजीब यात्रा दुष्ट गवाह एलेन कैवेलियर। और नेस्ट पास डे सेंजिस एल्स नॉन प्लस दूसरा जोगर मिशेल लैंग। 1982 ला बैलेस इंस्पेक्टर डेला मोंडेन बॉब स्वाइम। मेसियस लेस ज्यूरेस जीन यविस ओरोए जीन मैरी कोर्डेफी टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1983 स्टेला हैंगर पर कप्तान लॉरेंट हेनीमैन। एले वॉलेट फेयर डू सिनेमा पियरे कैरोलिन हुपर टीवी फिल्म। 1984 मार्चे ए ल ओम्ब्रे दरोगा मिशेल ब्लैंक। ओटे तोई डे मोन सोलल सुकरात मार्क जोलिवेट। 1985 सादर चार्लोट अधिकारी पीटीटी कैरोलिन हुपर्ट। सख्ती कर्मियों जेरार्ड पियरे जोलिवेट। सेरी नोअर डालबोइस लॉरेंट हेनीमैन टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1986 ले कॉम्प्लेक्स डू कंगाउरो लोइक का सौतेला भाई पियरे जोलिवेट। ला फेमे सीक्रेट जकारिया पास्टेलॉप सेबेस्टियन ग्रेल। 1987 अलविदा बच्चों पिता मिशेल लुई मैले। पोकर परामर्शदाता कैथरीन कोर्सिनी। लेस मोइस डी ओवल मेरिटरिया है न्यूब्रगर लॉरेंट हेनीमैन। 1988 कैमिली क्लाउडेल डॉक्टर मिचॉक्स ब्रूनो न्यूटेन। अस्पष्ट पत्रिकाएं बेंजामिन एलेन तस्मा छोटा। 1989 यूरोप का बंधक जनरल मंथलोन जेर्जी कॉवलेरोविग्स। एल ऑर्केस्ट्रे रूज कोर्बिन जैक्स रूफियो। एक दिन और बीत गया मैक्सिसन सेबेस्टियन ग्रेल। सुवेज सैट एवियन कॉम्बेट पैट्रिस एम्बर्ड। सेउंक्स डे ला सोएफएम कामेट लॉरेंट हेनीमैन टीवी फिल्म। सेरी नोअर सिल्विन लॉरेंट हेनीमैन टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1990 मूर्ख बनाओ डैनियल लुई मैले। सन्स रियज आरे मैथ्यू अमलरिक छोटा। ला बैले एंग्लिस कर निरीक्षक जैक्स बेसनार्ड टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1991 क्या आपको पैटेट बुलोट चाहिए? पॉल जियान लुई पोलिदोरो और मिशेल बनी टीवी लघु श्रृंखला। 1992 मैरिट की सूची एलेन डेनिजेट चार्ल्स नेम्स। ला फेमे डे लामाट ना घुलने वाली तलछट क्रिस्टोफर फ्रैंक टीवी फिल्म। फू एड्रियन मुसेट एडगर जैक्स बेसनार्ड टीवी फिल्म। ला प्लेस डू पेरे वकील लॉरेंट हेनीमैन टीवी फिल्म। 1993 एल हेउरे ओ लेस ग्रैंड्स फाउव्स वोंट बोयरे चचेरा भाई पियरे जोलिवेट। ला विज बेचने वाला डिडियर फ्लेमेंट छोटा। ले बाल जॉर्ज जीन लुई बेनोइट टीवी फिल्म। ला पोर्टे डू सियल हेनरी डी लॉम्बार्ड डेनिस ग्रैनियर डेफ्रे टीवी फिल्म। जूली लिस्कॉट सी बेचर्ड कैरोलिन हुपर्ट टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1994 वायलिन वादक चार्ल्स वान डेम। ले बटेउ डे मैरीज महापौर जीन पियरे अमेरिस। पास सी ग्रैंड कोएसिए। फर्डिनेंड ब्रूनो हर्बुलोट टीवी फिल्म। अवंती लैरॉय मासाड जैक्स बेसनार्ड टीवी फिल्म। 1995 चारा इंस्पेक्टर ड्यूरियक्स बट्रेन टैवनियर। लेस मिल्स लेफ्टिनेंट बोयसेट सेबेस्टियन ग्रेल। फ्यूगुसस निकोलस नादीन ट्रिनिग्नेंट। ला फिदेले बेवफा रॉबर्ट जीन लुई बेनोइट टीवी फिल्म। उन्हें पेज डी आमोर महाशय रामबॉड सर्ज मोटी टीवी फिल्म। उनसी जोली गुलदस्ता एंटोनी जीन क्लाउड सुसफेल टीवी फिल्म। वायरस से संबंधित 3000 परिदृश्य फार्मासिस्ट सेरिक क्लैपिस्क टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 1996 एक सेल्फ मेड हीरो महाशय जो जैक्स ऑडियार्ड। कैप्टन कॉनन कमांडेंट बाउवियर बट्रेन टैवनियर। गोरिल्ली सोम अमी मिशेल इमेनुएल मलहरबे छोटा। मेरे पिता मेरे शिष्य हैं लियोनेल एलेन वर्मस टीवी फिल्म। आपसे मुलाकात हो गई एक प्रकार का कपड़ा लॉरेंट हेनीमैन टीवी फिल्म। ले ज्यूगे इस ट्यून फैमेगाई लेसूर पियरे बॉट्रॉन टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। ले स्कॉडियर जुगेएट फ्लिक लैंसैक ब्रूनो हर्बुलोट टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। एनी ले गुएन प्रीफेक्ट स्टीफन कोर्क टीवी श्रृंखला एक एपिसोड।
1997 सातवां स्वर्ग चिकित्सक बेनोइट जैकोट। शर्त डॉक्टर ब्रिकोट डिडियर बॉर्डन और बर्नार्ड कैंपेन। ल होमे आदर्श बाल्टो का आदमी जेवियर गैलिन। फ्रेड बैररे पियरे जोलिवेट। टाउट ले मोंडे उतरो जीन पियर लॉरेंट बैचे छोटा। बर्नजो यूसुफ ब्रूनो हर्बुलोट छोटा। परडेलान हेनरी डी मोंटमोरेंसी एडॉट नेरमन्स टीवी फिल्म। ला कोष्ठक फिलिप जीन लुई बेनोइट टीवी फिल्म। एक घर कृत्रिम रूप से बालों को घुंघराला करना रॉबर्ट माजोयर टीवी फिल्म। ले गार्कोन डी ओरेज लंगड़ा जेरोम फाउलोन टीवी फिल्म। मैडम ले कौंसल राजदूत डेलोने बिट्रेंड वान एफेंट्रे और जॉयस बुनुएल टीवी श्रृंखला 2 एपिसोड। 1998 मास का स्कूल सॉकाज बेनोइट जैकोट। वैंडो में रखें एरिक मालिवट निकोल गाजिया। ला मोड डू चिनॉइस इंस्पेक्टर शेवलोद जीन लुई बेनोइट। पूरी तरह से एंटोनी पियरे जोलिवेट। डॉर्मेज जेले वैक्स। पॉल रेमंड आयरीन जोनेट। अनफ्लिक प्रिस्क पैराफैट गेनारो मार्क एंजेलो टीवी फिल्म। ला ग्रांडे बेक रेमंड एलेन मालिन टीवी फिल्म। अपराध श्रृंखला जीन ब्रुनेट पैट्रिक डेवोल्फ टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। कमांडेंट नर्वल गैब्रियल क्रिमिनल अर्नोड सेलिग्नैक टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 1999 मेरा छोटा सा व्यवसाय मैक्सिम नासियाफ पियरे जोलिवेट सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार। रोमांस रॉबर्ट कैथरीन ब्रिलेट। बदमाश कंपनी रेने जीन पियरे अमेरिस। 1-4 सभी अप्रिय यात्री क्लाउड लेलॉच। मासूम जीन रेने कोस्टा नेटिस। ले प्लस ब्यूपेडू मोंडे ब्रैफोर्ट मासिल ब्लूवाल। ला बंधना डॉक्टर नताफ क्लाउड बेरी। ले सॉररे डू जोकर ड्रॉट एरिक बेसनार्ड। ल होमे डे मावी फ्राइडमैन स्टीफन कोर्क। फ्लेयर्स डे सेल एडॉर्ड डी रैननकोर्ट अर्नॉड सेलिग्नैक टीवी फिल्म। ले बोइटेक्स ग्रानियर पॉल जैगडरमैन टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 2000 अभिनेताओं फ्रांसवा नैग्रे बर्ट्रेंड ब्लियर। स्टार बनने निगेल पोप के सहयोगी डेनिस आर्कंड। गहरे जंगल में एक्सल डी फर्सन लियोनेल डेल प्लांक। 6 पैक थॉमस एलेन बर्बेरियन। ले प्रिंस डू पैसिफिक कमांडेंट लेफेवरे एलेन कॉन्यू। भव्य मौखिक जूरी के अध्यक्ष यान मोइक्स छोटा। विशेषता डी यूनियन महाशय थियो ब्रूनो गाजिया छोटा। लिस्टे रूजर टैक्सी ड्राइवर जेरोम बोनेल छोटा। अनमोसियो डे सोइल लुई डोमिनिक कैमिनल टीवी फिल्म। सेस बल हमें शासन को अस्पष्ट करता है प्रोफेसर विलियम गोएटी ओलिविया डोरान टीवी फिल्म। विक्टोरिया या ला डुलियो डेस फेम्स डॉक्टर ट्रेव्स नादीन ट्रिनिग्नेंट टीवी लघु श्रृंखला। पासेउ डी एनफेंस जीन फ्रैंक एप्रिडरिस टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 2001 मैंने अपने पिता को कैसे मारा मरीज एनी फॉन्टेन। एचएस हॉज सेवा लुई जीन पॉल लिलियनफील्ड। ला फिले दे सन पेरे हेनरी जैक्स डेस्चैम्प्स। ले सैम्स कैलिन्स जैक्स थॉमस बार्डिनेट। सायरानो पिता विंसेंट लिंडन छोटा। रेक्वियम बंदूक वाला आदमी स्टीफन गुएरिन टिली छोटा। भर्ती कोर्बी डिडियर लॉरेट छोटा। 2002 आप जो भी कहते हैं जीन लुई ब्रॉस्टल गिलाउम कैनेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एटोल्स डी और नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार। विरोधी रेमी निकोल गाजिया। परिवाहक इंस्पेक्टर तारकोनी कोरी यूएन और लुई लिटरियर। कोड यानिस के साथ अनुबंध करने वाला व्यक्ति मैनुएल बांजिनहैक। ले फ्रे डू ग्यूरिया पुरोहित पियरे जोलिवेट। फेरोस दरोगा गाइल्स डी मैस्त्रे। विवादे पिता सैंड्रिन रे। एक कर्मचारी मॉडल फ्रांसवा मोरे जैक्स ओट मैस्गिन। इल जियोवेन कैसानोवा लुई 15 जियाकोमो बटियाटो टीवी फिल्म। लहेरिटेरे बोडिया बर्नार्ड रैप टीवी फिल्म। 2003 एकमात्र बहनें मरमोट पियरे जोलिवेट। पुनर्निर्माण फ्रैंकोइस चार्ल्स लेकॉन्टे डिनो मुस्तफिक। एन टेरिटोरे इंडियन जीन क्लाउड एडम लियोनेल ऐप। लेस शौकीनो महाशय मीनो मार्टिन वेलेंटे। ला चाइन डू फ्रॉइड ग्राहक हर्वे लेवेसियरे छोटा। लेस माता पिता भयानक जॉर्ज जोशी दयान टीवी फिल्म।
2004 कोरस रचिन क्रिस्टोफ बैरेटियर नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार। नकद ट्रक बर्नार्ड निकोलस बाउक्रीफ। मैं और मेरी बहन पियरे डेमाउथी एलेक्जेंड्रा लैक्लें। नार्को गाय बैनेट गाइल्स लेलोचे और ट्रिस्टन ओरोएट। ले भव्य भूमिका बेनी श्वार्स स्टीव सुइसा। ले प्लासीर डालो फ्रांसवा डोमिनिक डेरूरे। इरोज थेरेपी एडम कॉब्यू डैनियल डब्रॉक्स। एक बार उपस्थित रहें साइमन थियरी क्लिफा। ले प्लस ब्यूजर डेमावी वैलेंटिन जूली लिपिंस्की। तोई व्यू भविष्य से आने वाला आगंतुक पियरे कोरे और माइकल मिट्स छोटा। 2005 ट्रांसपोर्टर 2 इंस्पेक्टर तारकोनी लुई लेटरियर। क्वार्टर वीआईपी बट्रेंट फुसैक लॉरेंट फिरोडे। एडी साउविसी स्टीफन गुएरिन टिली। 2006 पावर की कॉमेडी मिशेल होमेओ क्लाउड चाब्रोल। किसी को नहीं बताना एरिक लेवकोविच गिलाउम कैनेट। औरोरे राजा निल स्टेवेनियर। ले पैसेजर डे लेटे मॉरिस लेकोवे फ्लोरेंस मोंकोर्गे गैबिन। ले बायूरो गाइल्स ट्राइकेट निकोलस और ब्रूनो टीवी लघु श्रृंखला। 2007 क्या ये प्यार हो सकता है? रोलैंड क्रिस्टन पियरे जोलिवेट। 2 टुकड़ों में कटी एक लड़की चार्ल्स सेंट डेनिस क्लाउड चाब्रोल। पूर्व सप्ताहांत कमांडेंट पपन ओलिविया डोरान। नाजुक पॉल मार्टिन वैलेंटे। फाइजन्स एंड रेव पति बर्नार्ड मुराद टीवी फिल्म। 2008 ट्रांसपोर्टर 3 इंस्पेक्टर तारकोनी ओलिविया मैगाटन। का डॉलर ह फ्रांसवा एरिक बेसनार्ड। 15 उत्तर और डैमी एल्बर्ट आइंस्टीन फ्रांसवा डेसाग्नाट और थॉमस सोरियक्स। टेलर डेम्स डालो बच्चों की गाड़ी बर्नार्ड मुराद टीवी फिल्म। ले जेंडर आदर्श अधिकतम अर्नॉड सेलिग्नैक टीवी फिल्म। चेज मोपासेंट समृद्ध चिकोट क्लाउड चाब्रोल टीवी श्रृंखला एक एपिसोड। 2009 ले कॉन्सर्ट ओलिविया मोर्ने डुप्लेसिस रादू मिहिलेनु। ले सिफ्लूर आर्मंड मॉरिस टीलार्ड फिलिप लैफेब्रे। अंतर यह है कि मुझे क्या करना चाहिए सिल्विन पास्कल लेथियर। एल इवेसन कर्नल वॉन डेक लॉरेंस कैटरन टीवी फिल्म। लेस एसोसिएट्स रेमंड रोसेन एलेन बलिनर टीवी फिल्म। 2010 वियल्स कैनाइल्स जेपी अर्नॉड सेलिग्नैक टीवी फिल्म। ले पॉट डे कोले रिचर्ड मॉरंड जूलियन सेरी टीवी फिल्म। ले जेंडर आइडियल 2 अधिकतम अर्नॉड सेलिग्नैक टीवी फिल्म। ले ग्रांड रेस्तरां एक ग्राहक जेरार्ड पुलिसिनो टीवी फिल्म। मैं बस सुर उन्हें आयल देवदूत एंटोनी सेंटाना टीवी फिल्म। 2011 आओ बिस्त्रो दू सिक्का फ्रांसवा चार्ल्स नेम्स। एस्क्लेड नोए चार्लोट सिल्वरा। उन्हें वीदे चियन महाशय शार्ट्स सिरिल एथन रॉबर्ट छोटा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों? इस मूवी के यानी इस यूनिवर्स के तकरीबन 5 मूवीज़ है और 5वीं अभी प्री प्रोडक्शन में है, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दे ही चुका हूँ। बाकी इसके तीसरे पार्ट के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो आज की वीडियो आज एक तरह से यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।